जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए फुल ये मॉक टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग के लिए डिमांड पे मैं टेस्ट प्रोवाइड किया क्योंकि इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया था फ्रेंड्स। तो मैं इसको बता, आप लोग कमेंट किए थे कि इसको आप एक्सप्लेन करके बताइए, तो प्लीज मैं आपको इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो आप इसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये टेस्ट नंबर 3 है, मतलब फुल मॉक टेस्ट का आपको दरोगा का जो होमवर्क सीरीज जो ज्ञान मित्र की तरह स्टार्ट हुआ था, उसमें फ्रेंड्स आपको उसी में आपको वीडियो मिल जाएंगे। टेस्ट 1, 2 और 3 ये 3 भी आज अपलोड हो जाएंगे, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए टेस्ट नंबर 3 है। और देखते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए सैटरडे को आप लोगों को एक मास्टर वीडियो डे 26 से लेकर 30 तक अपलोड किया, तो उसे भी आप जाकर जरूर देखिएगा। होमवर्क सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 से लेकर 30 तक आपका होमवर्क सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका अरुंधति रॉय है। देखिए अरुंधति रॉय इसमें से किस पुस्तक की है, तो याद रखिएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। याद रखिएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ना, ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ये सबसे ना इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये प्रकाशन कब हुआ था, तो 1997 यानी कि 1997 में ये क्या होता प्रकाशित हुआ था। और याद रखिएगा 1997 में जब ये बुक जब इनको प्रकाशित हुआ था, इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया था। मैन बुकर, याद रखिए कौन सा प्राइज दिया गया था, तो मैन बुकर प्राइज इनको दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों एक खेल में 3-3 अंक जीत लेते हैं, यानी कि स्कोर 40-40 होता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। देखिए उस स्थिति को ना कहते हैं हम लोग ड्यूस कहते हैं, ड्यूस। ये ध्यान रखिए, इसको क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। ड्यूस का मतलब ही होता है ना कि अगर खिलाड़ियों को जीतने जीतने के लिए कम से कम 2 लगातार अंक जीतने होंगे, तब उसको ना ड्यूस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। कौन सा नहीं है, अब ये पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि पृथ्वीराज कपूर ये हैं, कनन देवी ये भी है, देविका रानी ये भी है, लेकिन ये आपके जैमिनी गणसेन है ना, गणेशन, सॉरी, ये जैमिनी जो गणेशन है, जैमिनी गणेशन जो है, ये आपके ना इनको ना दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको नहीं दिया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, ये सिनेमा का सबसे ना सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, जो जिसमें क्या होता है ना कि जिसमें फिल्मों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पृथ्वी राज कपूर को दिया गया था 1971 में, 1971 में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कनन देवी को, तो 1976 1976 में दिया गया था उनको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि देविका रानी, याद रखिएगा 1969। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है देविका रानी से, सुनिएगा ध्यान से। कि देविका रानी जो है ना, ये पहली महिला है जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1969 में, 1969 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए ये जो आपके जो ऑप्शन नंबर सी में आपको जो जैमिनी गणेशन जो है ना, देखिए इनका जो संबंध जो है ना, इनका संबंध जो है मतलब कि इनका संबंध दादा साहब फाल्के से है, लेकिन इनको कभी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, इनका योगदान है इसमें, लेकिन इनको प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हर साल जो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग मनाते हैं 19 अगस्त को। हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। देखिए ये जो कजरी जो है ना, कजरी, ये आपके उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। जिसे ये जो आमतौर पर जो कजरी जो मतलब नाचा जाता है, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और नाचा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगर लावनी की बात करें, आपको पता है कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, घूमर आपके राजस्थान का एक नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 6 नंबर कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ प्रज्ञा पारित प्रज्ञा पारमिता के चित्र किस शैली के चित्रकला से संबंधित है। तो देखिए ये जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जो ग्रंथ है जिनका नाम है प्रज्ञा पारमिता के चित्र किस शैली के चित्रकला से संबंधित है, तो याद रखिएगा इनका जो चित्रकला है वो आपका है पाल चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करते हैं पाल शैली में मुख्य रूप से ना बौद्ध विषयों को दर्शाया गया। आपको पता है कि पाल शैली में मुख्यतः ये मतलब बौद्ध विषयों के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, और ये देखिए ये तारपत्रों पर सुंदर चित्रण किया था। ये जो पाल जो है ना वो तारपत्र मतलब कि पाल जो भाषा है इसका तारपत्र यानी कि तार के जो पत्र होते हैं ना उस पर सुंदर चित्रण किया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए मंजूषा। आपको पता है मंजूषा कहाँ का फेमस है, तो बिहार का ना पारंपरिक कला है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो मंजूषा है ना किसको समर्पित है, तो देवी बिसहरी की पूजा से जुड़ी है। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मंजूषा किससे संबंधित है, तो देवी बिसहरी की पूजा से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ मधुबनी है। आपको पता है बहुत फेमस है, मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध चित्रकला है।
जो बिहार और नेपाल में क्या है कि लोकप्रिय है। अगला आपका पटनी, ये देखिए ये पटनी का संबंध पश्चिम बंगाल और उसी के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर देखिएगा कि चामरंगग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किस स्थान से प्राप्त हुई है? देखिए इनकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है ना, वो दीदारगंज ये बिहार से प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब एक्चुअली ना मतलब कि बोध गया, लिच्छवी, पाटलिपुत्रा इन सभी से मतलब कि मूर्तियां, महत्वपूर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो विशेष जो आपका दीदारगंज से ये जो है ना आपके चामरंगग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति है, केवल दीदारगंज बिहार से प्राप्त हुई है। अगला आपका 8 नंबर कि श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके बड़े भाई का नाम क्या है? तो उनके बड़े भाई का नाम है, आपका याद रखिएगा, उनके बड़े भाई का नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राय साहब महेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा ये श्री राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई है, इनका नाम है राय साहब महेंद्र प्रसाद है, और ये भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 9 नंबर है क्या कि आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में जो जानकारी जो मिलती है वो आपके ना परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। याद रखिए परवर्ती कौन सी वंश? तो परवर्ती गुप्त वंश। ये देखिए परवर्ती को पता है क्या होता है? देखिए जैसे में हुआ क्या था ना कि वंश जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ना स्थापित हुआ था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे परवर्ती गुप्त वंश कहते हैं। गुप्त वंश के शासन का अंत हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। आगे आपका 10 नंबर कि बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। यानी कि बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और आपको पता है ना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति इन्हें कहा जाता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और देखिए इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर की कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और मतलब की बेहतरी के कार्य के लिए मतलब कार्य करता है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो आपका है ना यूनिसेफ जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, इसको लिखिएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लिखते हैं इसको यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिए। और देखिए ये यूनिसेफ का काम क्या होता है कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित वातावरण ये सुनिश्चित करने के लिए ना इसका वैश्विक स्तर पे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका लक्ष्य है कि बच्चों की जीवन शैली में सुधार करना और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करना यूनिसेफ का एक लक्ष्य भी है। ठीक है, आगे देखिएगा 12 नंबर कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, देखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पे है? तो ये रायबरेली में, याद रखिए कहाँ पे? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान जो है ना, ये अकादमी जो है ना पायलट प्रशिक्षण के लिए प्रमुख संस्था है, पायलट प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारतीय विमान, अगर हम बात करते हैं भारतीय विमान क्षेत्र में पायलटों की आपूर्ति करने के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। 13 नंबर की 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपको पता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और याद रखिए इस दिन का उद्देश्य है ना कि लोगों को ना आपदा राहत, स्वास्थ्य देखभाल, मानवीय सहायता, इसको मतलब कार्यों के बारे में जागरूकता करना। ठीक है, देखिए 8 मार्च से याद रखिएगा, कल आपका था 8 मार्च, 8 मई से याद रखिएगा 8 मार्च, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को, जो आपको कल था। ठीक है, याद रखिए सैटरडे को। अगला आपको 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना का वर्ष है? कौन सा वर्ष है? तो याद रखिएगा ये जो वर्ष है आपका 1889, याद रखिएगा। देखिए अब क्या हुआ था ना कि ये क्लब का जो स्थापना जो 1889 में हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था ना कि ये क्लब जो है ना भारतीय फुटबॉल का एक ना महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्या कि किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए एक ना सम्मेलन था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है ना, ये हुआ कब था? तो ये डेट याद रखिएगा 26 जून 1945 को यह सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे इस सम्मेलन में। और ध्यान रखिएगा ये जो सम्मेलन है ना, इस सम्मेलन में ना 50 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। 50 देशों ने क्या किया था? 50 देशों ने क्या किया था फ्रेंड्स? तो प्रतिनिधित्व किया था 50 देशों ने। ठीक है ना, और यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया था। 24 अक्टूबर, तो क्वेश्चन आता है कि 24 अक्टूबर अस्तित्व में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका 16 नंबर के किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये बांग्लादेश के थे। याद रखिएगा ये जो मोहम्मद यूनुस जो है ना, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2006 में, ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए इनको क्यों दिया गया था वो पता है? इनको ना मतलब पुरस्कार गरीबों को छोटे ऋण के लिए, मतलब कि गांव में जो है ना, गांव में पहले इनको गरीबों मतलब कि जो भी गरीब लोग रहते थे उनको ना छोटे छोटे ऋण इनको देते थे, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 17 नंबर की कौन सा प्रदूषक मानव शरीर के कैंसर उत्पन्न कर सकता है? तो कौन सा प्रदूषक है? सुनिएगा,
जो आपका प्रदूषक का नाम है उसका नाम है आपका, देखिएगा, कीटनाशक। देखिए कीटनाशक जो होता है ना, ये क्या करेगा कि मनुष्यों में क्या कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। कुछ रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं ना मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं क्या कि, अगर हम बात करते हैं क्या, कोई भी डीडीटी डीडीटी हो गया या आपको पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब कुछ कीटनाशक है जो कैंसर के लिए हमारे शरीर के लिए खतरा होता है। 18 नंबर क्या कि झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अधिक अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोग ना ये यूट्रोफिकेशन के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि झील परिस्थिति में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जानते, तो यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया से हम लोग जानते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि कोई भी यह पोषक तत्व जो होता है ना, जो अधिकता से जल में सवाल क्या करते हैं, अत्यधिक वृद्धि होती है इस पोषक के कारण, और पानी का ऑक्सीजन स्तर न घट जाता है इससे, ठीक है। और क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्या कि 10% नियम किसे दर्शाता है। देखिए 10% जो नियम है ना, वो आपके ना ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना, यही दर्शाता है। 20 नंबर क्या कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से दो राज्य क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। देखिए लोकसभा की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में टोटल जो सीटों की संख्या सदस्य होते हैं ना 545 होते हैं। कितने होते हैं, 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। पहला आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा कहाँ में मिलेगा, आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपको नहीं है। देखिए तो यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि महाराष्ट्र में जो ना 48 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, 48 है। और पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 42 लोकसभा की सीटें हैं। सबसे अधिक कहाँ यूपी में है, सबसे अधिक कहाँ यूपी में 80 लोकसभा की सीटें। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ना 40 लोकसभा सीटें हैं। तो मैं आपको सादा यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूसरे और तीसरे, पहले तो यूपी, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथे पे कौन है, अपना राज्य बिहार है। अगला 21 नंबर की भारतीय से विधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए जो हम लोग संविधान व्यवस्था जो लिए है ना, ब्रिटेन से लिए, ब्रिटेन से, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। और हमको पता है कि एक संसदीय जो लोकतंत्र जो ये भी कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिए, ब्रिटेन से लेकर नागरिकता हम कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए, ये ध्यान रखिएगा। 22 नंबर की किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और लंबा है। तो अपना देश भारत का जो संविधान है वो सबसे विस्तृत और लंबा है, ठीक है ना। सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, तो ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 23 नंबर है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए अनुच्छेद 14 से 18, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 से 18, तो अनुच्छेद 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, ये सही बात है, हमारा मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। 24 नंबर क्या कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो सुनिएगा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है ना। जो आपका पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसमें संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है ना। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये पहले राष्ट्रपति थे जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, पहले राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनका कार्यकाल क्या था, अस्थायी था। और उसके बाद क्या हुआ था कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए किसे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब था, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। और 13 दिसंबर को आपको पता है कि 13 दिसंबर को संविधान में प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर को, और पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को क्या होता है कि प्रस्तावना पारित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर के संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रतिवेदन है ना, हम लोग किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो आपको क्लास में जो हॉलीडे हो गया, यानी कि ये जो क्लास चलेंगी फिर से टेस्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा आपको मार्च से चलेगा, यानी कि मार्च यानी कि 17 मार्च से ये टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा 17 मार्च से होमवर्क सीरीज। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ना बहुत सारे मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में कर पाना, बहुत सारे मैं ज्ञान बिंदु का ना बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर्मेट में 50-50 क्वेश्चन का अपलोड किया हूँ। तो प्लीज आप एक बार जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो 50 क्वेश्चन महज आपको 50 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। तो एक बार जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप होमवर्क सीरीज एक बार मेरा नहीं देखेंगे तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको औरों से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं वो केवल आंसर बता देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं बहुत सारा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।
वहां से कितना क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सब आपको वहां पे बताता हूँ। तो प्लीज आप एक बार पीसीएस मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहां पे आपको ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस से दिखेगा, ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज दिखेगा, प्लीज आप उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, एडुटेरिया का 5 शहर वाला जो क्वेश्चन है उसमें का वीडियो मैं अपलोड पूरे 5 शहर किया हूँ, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला आपका 26 नंबर कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख किसे माना जाता है। देखिए, भारत में ना नगर निगम का जो राजनीतिक माना जाता है किसे, तो याद क्या, महापौर को माना जाता है, महापौर को। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई है। देखिए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है ना। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है 28 नंबर, देखिएगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, जो आपका एक हुआ था 42वें संविधान संशोधन, याद रखिए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, उसके बाद अखंडता और समाजवादी। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, लोकतांत्रिक और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 29 नंबर कि किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। किसे, मतलब किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा में की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो याद रखिएगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो उसे भाग लेने की मतलब की है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला आपका 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, 24वां संविधान संशोधन, देखिएगा क्या हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्या 24वें संविधान संशोधन की, तो खंड 3 समेत संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन करने का संसद के अधिकार को अभी कथित किया गया है। आपका सही है। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या कि 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो आपका सही है। आपका बी में देखिए क्या है, बी में है क्या कि 39वां संविधान संशोधन में क्या है क्या कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से बाहर होना था। ये भी आपका सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। लेकिन देखते 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि राजनीतिक दल बदल के अवैध बनाया गया तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। तो ये आपका गलत है। देखिए, राजनीतिक दल, ये यहाँ पे देखिएगा कि राजनीतिक दल बदल और को अवैध बनाया गया, और ये तो ठीक है अवैध बनाया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो होगा ना राजनीतिक दल बदल को अवैध बनाया गया, ये आपका 42वें संविधान संशोधन में नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा गया, ये हुआ था, लेकिन ये नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे 3 गलत हो जाएगा। और 70वां संविधान संशोधन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के राज्यों का दर्जा प्रदान, ये भी आपका गलत है। देखिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट आंसर बता, देखिए 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 1976 में क्या हुआ था, ये तो हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए एक हुआ था 52वां संविधान संशोधन। देखिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दल बदल को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1950 में क्वेश्चन आता है कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में दल बदल कानून से संबंधित है। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें ना 10वीं क्वेश्चन आता है कि दल बदल किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यहाँ पे 42वां नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 70वां संविधान, यहाँ पे ना 70वां नहीं, देखिए अब क्या हुआ था ना कि 70वां संविधान संशोधन दिल्ली को राज्य का क्षेत्र का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था, 71वां हुआ था, 71वां, ठीक है ना, याद रखिएगा। सॉरी 69वां हुआ था, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, जिसमें क्या हुआ था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे 70 नहीं होगा, 69वां होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है, 3 4 गलत है। जो आपको गलत था मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, अगला आपका 31 नंबर देखिएगा कि कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार नहीं किया जाता है। देखिए कमोडिटी बाजार में ना मुद्रा का व्यापार नहीं किया जाता, मुद्रा का, याद है मुद्रा का नहीं किया जाता, लेकिन आप देखिए यहाँ पे चांदी, सोना, कच्चा तेल ये सबका करते, लेकिन मुद्रा का नहीं करते। देखिए मुद्रा में क्या होता है ना कि विदेशी मुद्रा बाजार में ना क्या होता है ना होता है, और मुद्रा की कीमतों का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार के अन्य मुद्राओं के मुकाबले में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना जरूरी होता है। तो किसे सहयोग प्रदान करना जरूरी होता है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। 33 नंबर की भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है ना, ये वृद्धा पेंशन जो मिलता है ये रखा जाता है आपको ना, ये राजस्व व्यय के आधार पर, राजस्व पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, कर्मचारी का वेतन, ये राजस्व व्यय के अधीन रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की भारत में चालू खाते के रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष में से लागू किया गया था। तो किस वर्ष से लागू किया गया था, तो याद रखिए 1994 से इसे लागू किया गया था, 1994 में इसे लागू किया गया था। मतलब भारत में चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को
1994 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। देखिए भारतीय ये विनिर्माण की शुरुआत जो हुई थी ना वो 2011 से हुई थी, याद रखिएगा 2011 में की गई थी, न कि 2012 में। 2012 नहीं होगा, 2011 का ध्यान रखिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत 2011 में की थी, न कि 2012 में। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सा निर्देशक प्रारंभ की गई थी। तो कौन सा निर्देशक प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा असीम निर्देशक, असीम। तो कौशल विकास मंत्रालय ने असीम नामक मतलब निर्देशक की शुरुआत की गई थी, और ध्यान रखिए ये श्रम शक्ति बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संदर्भ में देखिए कथन एक में क्या है कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति आवश्यक समझे जाने पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही नए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि हुलुक गिब्बन नामक जानवर किस राज्य में पाया जाता है। तो हुलुक गिब्बन नामक जो जानवर है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए अरुणाचल प्रदेश के अलावा ना इस देश जो है ना ये बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर राज्य पूछे तो केवल अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 39 नंबर आपका कि प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच का क्या संबंध है। याद रखिए इनके बीच का ना जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति का संबंध, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए कर्क रेखा जो है ना जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये कर्क रेखा जो है ये नागालैंड से होकर नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन नागालैंड से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है ना। और देखिए ये जो कर्क रेखा है ना 23.5 डिग्री, सुनिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और ये रेखा लगभग ना 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन लिखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, आप ट्रिक बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ कर्क रेखा मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है, वहां पे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नागालैंड से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की नैत्रिनी द्वीप का स्थान कौन से भारतीय राज्य या क्षेत्र शासित प्रदेश में। नैत्रिनी द्वीप, याद रखिए नैत्रिनी द्वीप जो है ना वो आपके ना लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप में, ठीक है ना। और ध्यान रखिए द्वीप जो है ना समुद्री तटीय पर्यटन और समुद्री जीवों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। अगला 42 नंबर की अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा तो स्रोत का आपका नाम है, यहाँ पे देखते हैं 10 डिग्री चैनल। कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये करता है, तो ऑप्शन नंबर रह जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है। देखिए ये जो है ना आपके मिल्की वे जो है आपके किसके लिए, तो या आकाशगंगा के लिए है। देखिए इसको ना मिल्की वे नाम पता है क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा है ना क्योंकि हुआ क्या ना कि रात के आकाश में ना दूधिया रेखा जैसी चमकती है, दूधिया रेखा जैसी चमकती है रात के समय में, और ये तारों के मतलब कि घनीभूत समूह होता है, और यह क्या आकाशगंगा हमारे सौरमंडल के भी समर्पित करती है, तो इसलिए इसको हम आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या 44 नंबर क्या कि दूध गंगा नदी भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दूध गंगा नदी जो भारत के राज्य में कौन से राज्य में, तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है, और याद रखिए एक प्रमुख नदी है और कश्मीर घाटी के मध्य में बहती है, ये भी याद रखिए। और ये नदी जो है ना वो खासतौर पर सफेद और दूधिया रंग के दिखने वाली नदी है, तो धारा के कारण ना दूध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। अगला आपका 45 नंबर कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बिहार जो राज्य है ना बिहार वो भारतीय हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखिए अब यह राज्य पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, मतलब यह जो राज्य पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ नहीं है, और इनकी जो सीमाएं है हिमालय पर्वत से दूर है। इसके विपरीत क्या है ना सिक्किम हो गया, उत्तराखंड, मिजोरम जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिहार इस श्रेणी में नहीं आता है। अगला 46 नंबर की हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के आसपास है। देखिए हीराकुंड बांध ना उड़ीसा के ना सबसे पहले बात करते हैं संबलपुर शहर, ठीक है, संबलपुर शहर पे है, और ध्यान रखिएगा ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा के महानदी पे बना हुआ है। इसका उद्देश्य है कि बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायता करना, ठीक है। और याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे बड़े मिट्टी बांधों में से कौन एक है, तो ये हीराकुंड बांध सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये। अगला क्वेश्चन 47 नंबर की कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा इसको जो ये करती है ना वो जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत पर इसकी निर्भरता करती है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर की आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो स्पाइरल गैलेक्सी जो है ना वो आपका बोलते हैं इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो होता है ना हमारे आकाशगंगा के निकटतम बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि 49 नंबर की भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए भारत में जो शीत मरुस्थल जो है ना ये आपके ना काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। और ये ना बर्फीला रेत और उच्च पर्वतीय इलाकों की विशेषताओं में पाई जाती है, और ये क्षेत्र में ना वर्ष भर ठंड रहती है, और यहाँ पे शीत मरुस्थल का एक प्रमुख उदाहरण भी है। अगला क्वेश्चन है आपका
50 नंबर क्या कि जेट धाराओं के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। जेट धाराओं के बारे में देखिएगा कि जेट धाराएं उच्च तुंगता, उच्च वेग, मध्य अक्षांश पवन तंत्र, ये आपका सही है। जेट धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है, ये भी सही है। सामान्यतः जेट धाराएं हजारों किलोमीटर लंबी एवं सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है, तो ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपके सही है। अगला आपका 51 नंबर कि 1873 में सत्यशोधक समाज यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, और इन्होंने स्थापना इसलिए की थी कि भेदभाव और सामाजिक समानताओं को खत्म करने के लिए किए थे, ठीक है, और विशेष रूप से शूद्रों एवं महिलाओं को अधिक इनको मानदान हो सके, इसीलिए क्या हुआ था कि 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आप प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिक की रचना किसने की थी। मृक्ष कटिकम बोली तो याद रखिए इसकी रचना जो की थी ना वो शूद्रक ने, शूद्रक ने, ठीक है ना। देखिए मृक्ष कटिकम मतलब पता क्या होता है, इसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी होती है, मिट्टी की गाड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्राचीन संस्कृत नाटक है, ये जो है ना एक प्राचीन संस्कृत नाटक है जिसने शूद्रक ने इसकी रचना की थी। और ध्यान रखिएगा ना इसमें ना एक कथा है, गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्या वंशत सेना की प्रेम कहानी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए किसकी प्रेम कहानी है, तो ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्य वसंत सेना की प्रेम कहानी है। अगला 53 नंबर की भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था। तो बाबर ने ना 4 बार भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं बाबर की जो पहली लड़ाई हुई थी ना वो 1526 में, सुनिएगा बाबर की एक पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इससे पहले ना भारत में मतलब भारत पर ना बाबर 4 बार आक्रमण कर चुका है, ठीक है ना। पहला आक्रमण कब किया था, सुनिएगा पहला आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में, ठीक है ना। ये किया था पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र में किया था पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण किया था 1520 और 21 में, 1520 और 21 में किया था दूसरा आक्रमण किया था, ठीक है ना। ये किया था सिलायकोटा और पंजाब के क्षेत्र में। तो तीसरा आक्रमण किया था 1524 में, 1524 में किया था दिल्ली सल्तनत की कमजोर हालत का फायदा उठाने के लिए। और चौथा आक्रमण किया था 1525 में, 1525 में किया था चौथा आक्रमण इब्राहिम लोदी को हराने की तैयारी के रूप में ये किया था, ठीक है। और इसके बाद 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई की थी, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका कि लखनऊ समझौता जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ था ये लखनऊ समझौता। ये हुआ था 1916 में, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था ये समझौता, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, कूच बिहार के राजा संगदिलीप ने भूटान पर शासन किया, मतलब कि भूटान पर शासन या नियंत्रण कब किया था। तो कब किया था तो ध्यान रखिएगा ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने मतलब भूटान पे शासन किया था। 56 नंबर की प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए अशोक जो है ना आपके मौर्य राजवंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और देखिए अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है और प्रसिद्ध सम्राट थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक अपने शासनकाल में ना भारत के बड़े हिस्से को एकजुट किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि याद रखिएगा 261 का कलिंग युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में ना कलिंग हुआ था, जिसमें क्या हुआ था ना कि बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। और उसका उनके बौद्ध अशोक ने क्या किया था कि धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए धर्म का प्रचार किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था। देखिए आजीविका का जो मुख्य स्रोत था ना वो कृषि था, कृषि, ध्यान रखिएगा। मतलब कि स्वतंत्रता के पूर्व ना मतलब हुआ क्या था ना कि 70% लोग ना कृषि पर डिपेंड थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 58 नंबर के 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे सम्मानित किया था तो याद रखिएगा ये थे मीर कुतुब बख्श। मीर कुतुब बख्श को 19वीं शताब्दी में ख्याल गायकों में से बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि मीर कुतुब बख्श को दिया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 59 नंबर के 18वीं सदी के दौरान भारत के कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। याद रखिएगा उनका नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो 8वीं सदी में भारत के दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, किसने, तो आदि शंकराचार्य ने। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या कि स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। देखिए स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु ना संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिए कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में प्रस्तुत किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, देखिएगा कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था। तो याद रखिए मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें ना मतलब लाला हरदयाल और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। 62 नंबर क्या कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की थी? तो ध्यान रखिएगा, जो साझेदारी की थी वो ध्यान रखिएगा नवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ओएनजीसी का होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ने नवीकरणीय ऊर्जा और नई ऊर्जा पहल के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की थी। अगला आपका 63 नंबर की, भारत में के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा, ये जो किया जाएगा लेह लद्दाख में किया जाएगा। लेह लद्दाख में क्या हो जाएगा कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह लद्दाख में मतलब उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और यह स्टेशन जो है ना पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करेगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में प्राप्त किया जाएगा। अगला आपका कि हिंडाल्को ने 2024 से एस एन डी पी ग्लोबल कॉर्पोरेटर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त हुए? तो याद रखिए, इनको जो अंक प्राप्त हुए ना वो प्राप्त हुए आपके 87 अंक प्राप्त हुए। अगला है 65 नंबर की, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? तो इनके विजेता जो बने उड़ीसा बने, उड़ीसा। अगला 66 नंबर की, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, इनको किया डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। अब देखिए यहाँ पे ना आपको एस सोमनाथ है, आपको पता है कि इसरो के पहले अध्यक्ष थे एम सोनिया, मतलब कि पहले, इससे पहले मतलब 10वें नंबर के जो अध्यक्ष थे ना एस सोमनाथ थे, ये इसरो के। लेकिन अभी 11वें कौन बने? तो लिख लीजिएगा वी नारायणन, वी नारायणन जो है वो 11वें अध्यक्ष बने इसरो के। अब डीआरडीओ की बात करते हैं, समीर बी कामत यहाँ पे डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है, समीर बी कामत। 67 नंबर की, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि एसबीआई जो है ना भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, क्योंकि जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में अपना मजबूती उपस्थित कर लेता है, इसीलिए। 68 नंबर आपका कि हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है? तो याद रखिए असम में किया, असम में, ठीक है ना। और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कदम उठाया गया है। 69 नंबर के 2024 में एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो याद रखिए किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो किए हैं वो भारत ने कांस्य पदक जीत कर, और याद रखिएगा भारत ने ना 2024 में एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में ना कांस्य पदक जीतकर एक शानदार प्रदर्शन किया है। और यह पदक ना भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पता है, क्योंकि एशिया चैंपियनशिप में प्रतियोगिता सबसे ज्यादा किसका था? चीन और जापान का है, हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ पे भारत जीता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए तो इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया वो ध्यान रखिएगा, ये जो नियुक्त किए गए हैं वो अभ्युदय जिंदल को याद रखिए, अभ्युदय जिंदल ना जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के निदेशक और प्रमुख उद्योगपति हैं। अगला आपका 71 नंबर की, वृद्धि हार्मोन का कार्य किस प्रकार का होता है? देखिए वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है ना हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर की, कौन सा उत्तक वसा संग्रहण के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होता है? तो कौन सा उत्तक है? तो वसा उत्तक जो होता है ना ये जिम्मेदार हमेशा होता है। वसा उत्तक शरीर में ना ऊर्जा का भंडारण करने, शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करने, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबका काम है, किसका? तो वसा उत्तक का। 73 नंबर क्या कि एक औसत व्यस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 206 होती है, 206 हड्डी लगभग होती है, 206 ध्यान रखिएगा। और जो मतलब कि जो जन्म के समय जो बच्चे होते हैं ना उनका जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 270 से 300 के बीच में होती है। 74 नंबर है क्या कि मेंडल की वंशागति के नियमों को साबित करने की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसका मुख्य कारण जो था ना वो क्या था? तो मुख्य कारण था कि उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेंडल, और को पता है कि देखिए जो अगर हम बात करते हैं ना कि मेंडल की, तो मेंडल ने क्या किया था ना, एक समय में केवल एक ही लक्षण जैसे रंग या आकार का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने मटर के पौधे पर चयन किया था, ये ध्यान रखिए, मटर के पौधे पे। तो यहाँ पे मटर का पौधा नहीं होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेंडल की वंशागति के नियमों का स्थापित करने के सफलता का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण पूछा जा रहा है, तो उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, इसीलिए, ठीक है। और देखिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था क्योंकि मटर के पौधे ना आसानी से पहचाने जा सकने वाले लक्षण होते हैं, जैसे फूलों का रंग, बीजों का आकार, से पहचानने में मदद होता है, इसलिए मटर के पौधे का उपयोग किए थे वो। 75 नंबर की, पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है? तो देखिए मादा जो प्रजनन भाग जो कहलाता है ना वो अंडप कहलाता है, अंडप, ठीक है। पुष्प के केंद्र के स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। अंडप का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडाणु का निर्माण करना होता है।
और परागकण के दौरान अंडाणु को प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। और अंडक में क्या होता है कि 3 प्रमुख भाग होते हैं, इसमें अंडकोश हो गया, स्तंभ हो गया, वर्तिका हो गया, ठीक है ना, ये सब इसमें पाए जाते हैं। और जब परागकण पुंकेसर से अंडक तक पहुंचता है तो अंडाणु का निषेचन होता है और बीज का निर्माण होता है, ठीक है। अगला 76 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि एंजाइम स्टाइलिन स्राव करती है, तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है ना वो एंजाइम्स को क्या करती है, एंजाइम्स को टाइलिन से स्रावित करती है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये टाइलिन ना एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और होता क्या है ना कि ये क्या करता है कि यह एंजाइम जो होता है मुंह में मौजूद लार में पाया जाता है और यह भोजन को पचाने में प्रारंभिक चरण में सहायक कौन होता है, यही लार होता है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर नंबर है क्या कि आहार में ताजे फल और सब्जियों को नियमित रूप से शामिल करने में शरीर के ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार सहायक होते हैं। देखिए किस प्रकार सहायक होते हैं, तो ये शरीर में उन एंजाइमों को प्रक्रिया मतलब कि सक्रिय कर देता है जो विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने पर ये देने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 77 का 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा के प्रोटीन में अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, ये शरीर में चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आपका 78 नंबर देखिए, मैच करना है। अगर मैच करने की बात करते हैं एंथ्रेक्स की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसको मैच करते हैं। तो देखिए अगर हम एंथ्रेक्स की बात करते हैं तो एंथ्रेक्स क्या है, तो एक विष एवं जैव युद्ध में काम करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि थैलेसीमिया क्या है, तो एक दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। अगर बात करें सरगोशी की, तो सरगोशी क्या है, ज्यादा क्या गर्भ का किरादारी है। और ट्रांसजेनिक्स की बात करते हैं तो जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। अब देखिए अगर एंथ्रेक्स की बात करें ना, तो एंथ्रेक्स ना एक ना बैक्टीरियल रोग है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, बैक्टीरियल रोग है। अगर हम बात करते हैं थैलेसीमिया की, तो आपको पता है कि थैलेसीमिया क्या है, तो याद रखिएगा ये दोषी जीन का उत्पन्न रोग है। अगर बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, सरोगेसी क्या होता है, समझिएगा थोड़ा। सरोगेसी के बाद देखिए, सरोगेसी ना एक महिला गर्भवती होती है, लेकिन एक महिला गर्भवती हो जाती है लेकिन इसमें बच्चा ना दूसरे व्यक्ति का होता है, यानी कि गर्भ का किराएदार, इनका नाम सरगोशी का मतलब क्या, गर्भ यहाँ पे किराएदार मतलब क्या, ये जो बच्चे होते हैं दूसरे को होते हैं, लेकिन माँ क्या करती है, उसको बच्चे को पालती है, उनका बच्चा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सभी मैच कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 79 नंबर की, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखने का मुख्य कारण क्या है, तो अपवर्तन। इसका मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन। इसका मुख्य कारण है अपवर्तन, ध्यान रखिए। देखिए सूर्य तो ऐसी वृत्ताकार होती है, लेकिन जब मतलब कि सूर्य जो होते हैं वृत्ताकार दिखती है, लेकिन ये वास्तविक में क्या होती है, गोलाकार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका 80 नंबर कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार ऊर्जा में बदलती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की, त्वरण का एसआई मात्रक सेकंड में घातांक क्या। देखिए त्वरण का ना एसआई मात्रक जो होता है ना सेकंड होता है, और सेकंड का घातांक -2 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और त्वरण को ना मीटर प्रति सेकंड वर्ग में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसको क्या करते हैं, मापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर की, पृथ्वी और किसी सैटेलाइट के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी प्रदान करता है, तो याद रखिए इसे किसे करता है, तो तनाव किसे पता था, अभिकेंद्रीय बल को मतलब प्रदान करता है। मतलब पृथ्वी और किसी सैटेलाइट के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल का, ध्यान रखिएगा। अगला 83 नंबर की, प्रकाश में वस्तुएं किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। देखिए प्रकाश में जो वस्तुएं हैं ना वो आपके ना प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ती है, प्रकीर्णन के कारण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर कथन है, देखिए तरी चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है, तो बिल्कुल इसमें क्या होता है कि वरीयता दी जाती है, आपका सही है। और कारण आ रहा है कि लोहे की तुलना में तांबे विद्युत के अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते थे, ये भी सही। तो ए भी सही और कारण आर भी सही, दोनों आपके सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला आपका 85 नंबर की, ब्रेड या केक फूलने और नरम और सुगंधित बनने के किस गैस का योगदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। देखिए जब क्या होता है ना कि जब आटा को हम लोग गूंद देते हैं तो उसमें ईस्ट मिला देते हैं, ईस्ट मिलाने के बाद क्या होता है, खमीर CO2 गैस में उत्सर्जन करता है। अंदर क्या होता है ना कि CO2 गैस का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जन करने के बाद क्या होता है ना कि मतलब ये छोटे बुलबुले बनाने में मदद करती है, और क्या होता है कि फूलने और हल्का बनने में योगदान करता है ये, ठीक है ना। इसीलिए ब्रेड और केक नरम होते हैं और हल्का बनते हैं इसी कारण। 86 नंबर की, कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, याद रखिए उसे जो हम लोग कहते हैं ना उसे आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप, ठीक है। अगला 87 नंबर की, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो देखिए उसमें जो रासायनिक होती है ना वो अपक्षेपण की अभिक्रिया होती है। क्यों होती है अपक्षेपण, सुनिएगा। देखिए जब होता है क्या ना कि जब दूध में नींबू का रस मिलाया जाता है तो उससे उपस्थित प्रोटीन जो होते हैं ना,
इसको ज्यादातर केसिन कहते हैं, दूध में केसिन पाया जाता है, अम्लीय परिस्थिति में अपक्षेपित हो जाता है और यह ना अपक्षेपण पर अभिक्रिया होती है। और नींबू के रस में पाया जाने वाला साइट्रिक एसिड जो दूध को प्रोटीन को प्रतिक्रिया करता है और जिससे दूध में दूध का ठोस तत्व केसिन अलग हो जाता है और सफेद अपक्षेप बन जाता है। ठीक है, अगला अगला देखिएगा 88 नंबर की, संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनाता है, ये आपका सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 नंबर देखिए, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है। देखिए सीएफसी कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही है ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी कार्बन इसका मुख्य कारण है। 90 नंबर है क्या कि बड़े शीतगृह संयंत्र और घरेलू प्रशीतकों में अमोनिया और सीएफसी का उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें विचार करना है, अगर हम बात करते हैं क्या कि बड़े शीतगृह संयंत्रों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, जबकि घरेलू प्रशीतकों में सीएफसी का प्रयोग किया जाता है। जो फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर होता है उसके फ्रिज की बात कर रहा है, तो हम लोग घर में सीएफसी कार्बन जो होता है उससे ना फ्रिज से एसी से ना सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो हमारे ओजोन लेयर को हार्मफुल करता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। लेकिन अमोनिया का कम दाब और परिवेश के तापमान पर द्रवित किया जा सकता है, ये आपका गलत है। ए सही है और आर क्या है आपका गलत है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना 91 से ना मैथ का क्वेश्चन, मैं आपको आंसर बताता हूँ। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा। और 92 की बात करते हो, 92 का हो जाएगा 75, दो हो जाएगा। 93 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 6000 होगा। 94 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 210 हो जाएगा। और 95 का अगर बात करते हो, 95 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 5% मूलधन। अगर 96 की बात करते हो तो 96 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 में डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 97 की, देखिएगा यहाँ पे अपन वॉइस से क्वेश्चन, देखिए वॉइस में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग द एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन द स्टूडेंट, तो यहाँ पे द लेसन इज एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए वॉइस से संबंधित एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है, इंडायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट में। तो सी सेड आई विल फिनिश माय होमवर्क बाय द टुमारो, देखिए सी सेड, तो सी सेड के बदले में सेड के सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे में रहता है ही सेड टू मी तो लगाते ही टोल्ड मी, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा ही टोल्ड मी करते, लेकिन यहाँ पे ही के बाद सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली ही का सी, सॉरी सी सेड है तो सी सेड लिखेंगे, सी सेड लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में ना दैट का यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या दैट का यूज करते हैं, और यहाँ पे ना आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई है तो सी, तो यहाँ पे इसीलिए सी लिख दिए, सी लिख दिए ना। और सी के बाद ना यहाँ पे देखिए विल को ना वुड में चेंज करेंगे, वुड फिनिश हर होमवर्क बाय टुमारो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 98 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको वॉइस, अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है फ्रेंड्स, एक आपका चैनल है टॉपर मेकर, सुनिएगा ध्यान से, एक इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ना है, नॉर्मली अगर पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर, तो एक चैनल है टॉपर मेकर, एक यूट्यूब चैनल है टॉपर मेकर, तो आप ना इंग्लिश का सेगमेंट वहां से पढ़ सकते हैं, बहुत एकदम बेसिक से पूरा पढ़ा है, जो भी आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्जाम में जो इंग्लिश से क्वेश्चन बनते हैं ना वहां से बनते हैं, तो आप एक बार जाके देखिएगा, वॉइस नरेशन क्वेश्चन टैग इस सब का क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पे बनाया, तो आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको दिक्कत है तो, अगर लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन बनना है नॉर्मली, तो वहां पे जाइए, आपको 100% समझ में आएगा, बहुत ईजी वे में आराम से पढ़ाए हुए। ठीक है, 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 99 नंबर क्या कहते हैं, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करें। 3 वर्ष में जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको ना हम लोग ना त्रैवार्षिकी कहते हैं। मासिक में बात, एक माह में होने वाले को मासिक कहते हैं, 1 वर्ष में होने वाले को वार्षिक कहते हैं, 6 महीने पे होने वाले को अर्धवार्षिक कहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न कौन सा है। देखिए टाइपराइटर, कैलकुलेटर और कंप्यूटर ये सेम है, लेकिन पियानो जो है ना सबसे भिन्न है, पियानो क्या है सबसे भिन्न है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 से लेके 100 तक का जो प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, देखिए आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूँ, और देखिए मैं अभी क्लास आपका बंद है तो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा, तो प्लीज आप पीसी सिंगर चैनल से जुड़िए, और जो भी मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा उसे आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं तभी आपको भेजता हूँ ताकि वहां से क्वेश्चन बन सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।